क्वेश्चन है, वह कौन सी संरचना है जो प्लेसेंटा के बनने से पहले फीटस को न्यूट्रिशन देता है? बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो फीटस का इम्प्लांट, जो ओवम का इम्प्लांट होने के बाद उसको फीटस को न्यूट्रिशन देता है जब प्लेसेंटा ना बना हो? ऑप्शन ए है डेसिडुआ, ऑप्शन बी है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी है अम्बिलिकल कॉर्ड। बताइए सही आंसर क्या है? प्लेसेंटा के बनने से पहले फीटस को न्यूट्रिशन कौन देता है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कौन सा? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में भी जाना था कार्पस ल्यूटियम बनता है ना, जब जो फर्टिलाइज ओवम होता है, फर्टिलाइज हो जाता है ओवम, तब उसका डिवीजन होता है दो में, एक बन जाता है फीटस बनता है, दूसरा बनता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, फीटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संरचना है जो प्रेगनेंसी के दौरान 6 वीक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है? बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी संरचना है जो प्रेगनेंसी के दौरान 6 वीक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है? बताइए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने वाली कौन सी संरचना है जो 6 वीक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी है डेसिडुआ बैसिलस। बताइए कौन सी संरचना, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है 6 वीक पे? प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, कार्पस ल्यूटियम और डेसिडुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम होता है प्लेसेंटा बनने से पहले, ठीक है, जब प्लेसेंटा नहीं बनता जब तक कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ही होता है जो प्लेसेंटा बनने से पहले कार्पस ल्यूटियम फीटस को क्या देता है? न्यूट्रिशन, है ना। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो न्यूट्रिशन कहां से आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। कहां से आता है? मदर के थ्रू। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में फीटस की पोजीशन क्या होगी? बताइए ब्रिज प्रेजेंटेशन में फीटस की पोजीशन क्या होगी? ऑप्शन ए है दाई सैक्रो एंटीरियर पोजीशन, ऑप्शन बी है दाई मेंटो एंटीरियर पोजीशन, ऑप्शन सी है बाई ऑक्सीपिटो एंटीरियर और ऑप्शन डी है मेंटो एंटीरियर पोजीशन। बताइए ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या आता है, क्या दिखता है पोजीशन में? प्रेजेंटिंग पार्ट या जो होता है अपना प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? बताइए। कोक्सिक्स रहेगा, कहां आएगा? सैक्रम कोक्सिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिज प्रेजेंटेशन में पोजीशन क्या होगी? सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, राइट सैक्रो एंटीरियर। क्या होगी? राइट सैक्रो एंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया की स्थिति में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? कोई प्रेगनेंसी लेडीज है उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा जब उसको एनीमिया होगा? ऑप्शन ए है HB 9%, ऑप्शन बी है HB हीमोग्लोबिन 12%, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन 11% और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन 13%। बताइए किस कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन बनेगी एक प्रेग्नेंट लेडीज को? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए। प्रेग्नेंट लेडीज को एक हीमोग्लोबिन लेवल है कितना होगा जब उसको एनीमिया कंडीशन होगी? इसका सही आंसर होगा क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा कितना होगा? 9%, 9 ग्राम पर DL उसका हीमोग्लोबिन होगा, तब उस कंडीशन में उसको एनीमिया की कंडीशन होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में नॉर्मल लेवल में सामान्य सर्विक्स डायलेशन होता है? बताइए कोई प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है जिसकी नॉर्मल लेबर हो रही है, उसमें सामान्य नॉर्मली सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.5 से 0.9 सेंटीमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी है 1 से 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी है 1.5 से 2 सेंटीमीटर पर घंटा, ऑप्शन 4 है 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर पर घंटा। कोई प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन है, प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है?
तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाया अपन ने, प्राइमरी ग्रेविडा मींस जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, क्या हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी से क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा। तो वुमेन है उसका क्या होगा, सर्विस डायलेशन कितना होगा नॉर्मली, कितना होगा बताइए, उसको होगा नॉर्मल 1 से 1 से लेकर 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा, है ना, 1 से 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा, ठीक है। ये किसके लिए है, प्राइमरी ग्रेविडा, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की है जिसने, ठीक है, पहली बार जिसकी डिलीवरी हो रही है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, बताइए। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड में, थर्ड में, या फिर पोस्टपार्टम कंडीशन में। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता क्या है बताइए। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, सुपाइन से मतलब क्या लगता है, सीधा सुपाइन पोजीशन, है ना, बेड है, बेड पर कोई पेशेंट लेटा हुआ है ना, ये होगा सुपाइन पोजीशन। हाइपोटेंसिव मींस बीपी का लो हो जाना, है ना, सुपाइन पोजीशन में बीपी का लो हो जाना, वो ये कंडीशन किस ट्राइमेस्टर में होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर। कब होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, यूट्रस का साइज होता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है ना, ब्लड फ्लो इम्पेयर होता है, जिससे कि सुपाइन पोजीशन में बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल सर्कुलेशन में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का सर्कुलेशन कहलाता है। एक फीटल सर्कुलेशन होता है, उसमें लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच का कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन ए है डक्टस स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है डक्टस वेनोसिस, ऑप्शन सी है फोरामेन ओवल, और ऑप्शन डी है फोसा ओवलिस। तो बताइए लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है एक फीटल सर्कुलेशन में, किसमें, फीटल सर्कुलेशन में लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच का सर्कुलेशन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, फोरामेन ओवल। क्या होगा, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल क्या होता है, ऐसा एक फीटल हार्ट है, ठीक है ना, क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, ठीक है ना, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं, ठीक है। ये बर्थ के बाद, जन्म के बाद ये ओपनिंग धीरे धीरे अपने आप क्लोज हो जाती है, ठीक है ना, समझ गए। तो फोरामेन क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनसेट ऑफ लेबर में कौन सा क्वेश्चन सही है बताइए। लेबर की शुरुआत में, है ना, ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब प्रसव का स्टार्ट हो जाना, लेबर का स्टार्ट हो जाना, उसमें क्या क्या होता है, यूट्रस डिस्टेंड होता है और सर्विस का डायलेशन होता है, यूट्रस का टाइट होना और सर्विस का डायलेट हो जाना है। ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन का बढ़ जाना है, ऑप्शन सी है इंटेंसिटी ऑफ पेन, पेन का तीव्रता बढ़ जानी है, या फिर सभी है, बताइए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, लेबर का स्टार्ट हो जाना, तो इसमें पेन भी होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और सर्विस का डायलेशन भी होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। ये सारे इसके सही कथन है, चारों के चारों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीजेंटल वुमन के लेग में क्रैम्प आने के कारण है। एक एंटीजेंटल लेडीज है, उसके लेग्स में क्रैम्प आ रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है बताइए। एक लेडीज है, उसके लेग्स में क्रैम्प आने के कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए है
सीरम कैल्शियम लेवल का कम हो जाना, ऑप्शन बी है फॉस्फेट लेवल का कम हो जाना, ऑप्शन सी है सीरम पोटेशियम लेवल का बढ़ जाना, ऑप्शन डी है सॉल्ट एंड फ्लूइड का शरीर में रुक जाना। बताइए एंटीनेटल वुमेन में एक क्रैम्प आने के कारण क्या हो सकते हैं? क्रैम्प आने का मेन कारण होता है सीरम कैल्शियम लेवल का कम हो जाना। क्या होता है? जब सीरम कैल्शियम लेवल कम होता है तब क्या होता है, पैर्स में उसके लेग में क्रैम्प आने लगते हैं। ठीक है, तो जब भी होता है, कोई लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उसको कैल्शियम दिया जाता है खाने के लिए। जब उसका कैल्शियम कम हो जाता है तब उसमें क्रैम्प आने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर की कौन सी स्टेज में लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनता है? बताइए लेबर की कौन सी अवस्था है, कौन सी उसमें लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनता है? बताइए ऑप्शन ए है सेकंड स्टेज, ऑप्शन बी है फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन सी है थर्ड, या ऑप्शन फोर है फोर्थ स्टेज। बताइए लोअर यूटेराइन सेगमेंट कौन सी स्टेज में बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी में? लोअर यूटेराइन सेगमेंट कब बनता है? सो बनता है स्टेज फर्स्ट में। क्या बनता है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडल हाइट अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य होती है। सिम्फाइसिस प्यूबिक और अम्बलाइकस के बीच में फंडल हाइट कब होती है? ऑप्शन ए है 20 वीक, ऑप्शन बी है 16 वीक, ऑप्शन सी है 24 वीक, ऑप्शन डी है 26 वीक्स। बताइए फंडल हाइट अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य होती है। तो ये फंडल हाइट है ना, फंडल हाइट है। ठीक है, अच्छा ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये अम्बलाइकस है मान लो। ठीक है, अम्बलाइकस है, तो इसके बीच में यहाँ कब कितने वीक तक होगी? तो ये होगी 16 वीक। ठीक है, कब होगी? 16 वीक। तो फंडल हाइट अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में कब होती है? 16 वीक। ठीक है, और अम्बलाइकस तक कब पहुंचती है? अम्बलाइकस तक कब पहुंचती है? 24 वीक। ठीक है, आया समझ में? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडल हाइट जो है अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिक के मध्य कब होती है? 16 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम डोज होता है। एक प्रेग्नेंट लेडीज को डेली रिक्वायरमेंट में कैल्शियम का कितना डोज जरूरत होता है? डेली कितना डोज लेना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी है 1.5 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी है 2 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी है 2.5 ग्राम पर डे। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम का डोज, प्रेगनेंसी के दौरान कितना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे? तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम या 2.5 ग्राम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1.5 ग्राम पर डे। ठीक है, 1.5 ग्राम पर डे मतलब कितना होगा? 1500 mg पर डे। ठीक है, 1.5 ग्राम हो सकते हैं या फिर 1500 ग्राम पर डे। ठीक है, कब होता है जरूरत? प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल हार्ट रेट को फर्स्ट टाइम चेक करते हैं। फीटल हार्ट रेट FHR को फर्स्ट टाइम कब चेक कर सकते हैं? ऑप्शन ए है 2 से 3 वीक में, ऑप्शन बी है 8 से 10 वीक में, ऑप्शन सी है 16 से 18 वीक में, ऑप्शन डी है 18 से 20 वीक में। बताइए फीटल हार्ट रेट को फर्स्ट टाइम कब चेक कर सकते हैं? तो फीटल हार्ट रेट को फर्स्ट टाइम चेक करते हैं, कब करते हैं बताइए? 2 से 3 वीक, 8 से 10 वीक, 16 से 18 वीक या 18 से 20 वीक? सब कब चेक करेंगे? 8 से 10 वीक में फर्स्ट टाइम चेक करेंगे। ठीक है, फीटल हार्ट रेट को FHR, फीटल हार्ट रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर की कौन सी अवस्था में सर्विस का असेसमेंट होता है? बताइए लेबर की कौन सी अवस्था में, किस स्टेज में सर्विस का असेसमेंट होता है?
ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी है सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी है थर्ड स्टेज या ऑप्शन डी है फोर्थ स्टेज। असेसमेंट ऑफ सर्विक्स, असेसमेंट ऑफ सर्विक्स किस स्टेज में होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? असेसमेंट ऑफ सर्विस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? असेसमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस का असेसमेंट होता है। क्या होता है? असेसमेंट ऑफ सर्विस लेबर की फर्स्ट स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने पर वेट लॉस और डिहाइड्रेशन हो जाना, यह अवस्था प्रेगनेंसी में क्या कहलाती है? प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन बी है हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, ऑप्शन सी है डिजीनेस वॉमिटिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। बताइए, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना, ठीक है, क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनकंट्रोल, ठीक है ना, कैसी? अनकंट्रोल, अनकंट्रोल वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, यह कंडीशन प्रेगनेंसी में क्या कहलाती है? बताइए, क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम। ग्रेविडियम मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी होता है ना। और हाइपरेमेसिस मतलब बहुत ज्यादा उल्टी, क्या बोलेंगे उसको? हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम, हाइपर एमेसिस, क्या बोलेंगे? हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रेविडियम में लेटेंट फेज की टाइम है। प्राइमरी ग्रेविडियम लेडीज जो होती है, वुमेन जो होती है, उसमें लेटेंट जो होता है लेटेंट फेज, उसका टाइम पीरियड क्या है? मतलब वो कितने समय के लिए रहता है? ऑप्शन ए है 4 घंटा, ऑप्शन बी है 6 घंटे, ऑप्शन सी है 8 घंटे या फिर 10 घंटे। बताइए, प्राइमरी ग्रेविडियम में लेटेंट फेज की टाइम पीरियड क्या है? प्राइमरी ग्रेविडियम में लेटेंट फेज का टाइम पीरियड, प्राइमरी ग्रेविडियम में लेटेंट फेज जो होता है वो कितने समय के लिए रहता है? उसका सही ऑप्शन क्या है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सी, क्या होगा? 8 घंटे। कितने देर के लिए रहता है वो? 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे के लिए क्या रहती है लेटेंट फेज, किसमें? प्राइमरी ग्रेविडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपैरा प्रेग्नेंट लेडीज में लेटेंट फेज की अवधि होगी। मल्टीपैरा लेडीज है, कोई मल्टीपैरा प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी लेटेंट फेज कितना होगा? बताइए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे। मल्टीपैरा में होता है, मल्टीपैरा मीन्स जो 3 बार 4 बार प्रेग्नेंट हुई हो, उसका लेटेंट फेज कितना होगा? उसका लेटेंट फेज होगा 4 घंटे। कितना होगा? 4 घंटे, ठीक है। और प्राइमरी पैरा कितना होगा लेटेंट फेज? प्राइमरी पैरा कितना होगा लेटेंट फेज? 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे कितना है प्राइमरी पैरा का, और मल्टी पैरा कितना है? 4 घंटे, ठीक है, आज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, बताइए फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ऑप्शन ए है फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है 13 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है 29 से लेकर 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ अबव। बताइए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो पीरियड होता है वो कितना होता है प्रेगनेंसी का? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मतलब शुरू के, पहला ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, शुरू के 3 महीने कितना होता है? है ना, कितना होगा? फर्स्ट 12 वीक क्या होंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? वो है शुरू के 12 महीने, क्या कहलाएंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर कब होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट 12 वीक, ऑप्शन बी है 13 to 28 वीक, ऑप्शन सी है 29 to 40 वीक, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सेकंड ट्राइमेस्टर कब होता है बताइए? सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड क्या है? क्या होगा सेकंड ट्राइमेस्टर का? ट्राइमेस्टर मतलब 3, क्या होगा इसका? 13 to 28 वीक्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका?
बी। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब होगा? 13 से लेकर 28 वीक तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसन में क्या होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से लेकर 28 वीक्स तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, बताइए थर्ड ट्राइमेस्टर कब होगा? थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स तीसरे महीने, ठीक है, लास्ट के 3 महीने। थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स लास्ट के 3 महीने कब होंगे? होगा 29 से लेकर 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया? थर्ड ट्राइमेस्टर कब होगा? आखिरी के 3 महीने, प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने हैं वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। कब होंगे? 29 से लेकर 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आज समझ में? ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए अपन ने भी क्या पढ़ा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है? शुरू के जो 12 वीक है, 12 वीक शुरू के 3 मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग जो 3 महीने हैं वो क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर कब होते हैं? फिर नेक्स्ट 3 मंथ, है ना, 3 to 6 मंथ, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर कब होंगे? लास्ट 6 to 9 मंथ तक, ठीक है ना। ये होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 महीने, फिर 3 से 6 और फिर 6 से 9, ये होते हैं ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है एचसीजी हार्मोन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, उसका अबॉर्शन ना हो, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या एचसीजी या फिर टेस्टोस्टेरोन। बताइए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रहता जिम्मेदार होता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ये क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लीडिंग को रोकता है। ये करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है, बताइए प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 500 से 700 ml, ऑप्शन बी है 700 से 1000 ml, ऑप्शन सी है 1000 ml से 1100 ml से लेकर 1500 ml, ऑप्शन डी है 1500 ml से ज्यादा। बताइए एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा सही आंसर? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होगी? नॉर्मल कितना होगा? 700 से 1000 ml, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता है? 700 से 1000 ml का होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अबॉर्शन मेनली होते हैं, बताइए जो पूरे तरीके से अबॉर्शन होता है वह ज्यादातर कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या कभी भी? टोटल अबॉर्शन मतलब ज्यादातर अबॉर्शन जो होते हैं, टोटल अबॉर्शन कब होते हैं? बताइए तो सही आंसर क्या होगा टोटल अबॉर्शन का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बताइए कब होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान टोटल अबॉर्शन होता है। कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, एक ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जिसने पहली बार बच्चे को डिलीवरी की हो, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। एक महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, क्या कहलाएगा? या ऑप्शन ए है नल्लीपैरा, ऑप्शन बी है प्राइमपैरा, ऑप्शन सी है मल्टीपैरा, ऑप्शन डी है प्राइमीग्रेविडा। बताइए, ऐसी महिला जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो, क्या कहलाएगा? नल्लीपैरा, प्राइमपैरा, मल्टी या फिर प्राइमीग्रेविडा? बताइए, पहली बार बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्राइमीपैरा। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्राइमीपैरा कहलाएगा। ठीक है, और प्राइमीग्रेविडा क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करना। इसमें बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ठीक है ना, इसमें बच्चे को जन्म नहीं दिया है लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव की है। इसमें क्या होगा? पहली बार बच्चे को जन्म दिया है। प्राइमीपैरा में पहली बार बच्चे को जन्म देना, प्राइमीग्रेविडा में पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेबर लो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना कहलाता है। लेबर के दौरान, प्रसव के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हाइपोटोनिया ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी है हाइपरटोनिया ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी है पॉलीसिस्टॉल या ऑप्शन डी है ओलिगोसिस्टॉल। बताइए, सही क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? लो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना। लेबर के दौरान क्या होना? लो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो सही से नहीं हो रहा, कम हो रहा है। उसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा उसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटोनिया ऑफ यूट्रस, हाइपोटोनिक ऑफ यूट्रस। यूट्रस की टोन कम हो जाना, मतलब उसकी टोनिसिटी, उसकी जो है कंट्रैक्शन कम हो जाना, क्या कहलाता है? हाइपोटोनिया ऑफ यूट्रस। हाइपोटोनिया ऑफ जो होता है यूट्रस का, हाइपोटोनिक यूट्रस जो होता है वो पीपीएच भी कराता है। पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना, भी कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस होता है। एक ऐसी वुमेन जिसका, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसका यूट्रस कैसा होता है? गोलाकार या फिर ओवेल, अंडाकार, है ना, गोल होगा या फिर ओवेल होगा, या नाशपाती के शेप का होगा या फिर सिलेंड्रिकल होगा? बताइए, कैसा होगा? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस वो होगा कैसा? नाशपाती के आकार का। कैसा? नाशपाती के आकार का। ठीक है, कैसा होगा? नाशपाती के आकार का। तो आज के लिए क्लास है, इसको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, है ना, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंडीशन जो गर्भवती महिला में डिस्निया पैदा करता है? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो गर्भवती महिला में डिस्निया मतलब सांस की दिक्कत पैदा करेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी? ऑप्शन ए है अब्रप्सियो प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा प्रेविया, ऑप्शन सी है एक्लेम्सिया या ऑप्शन डी है पॉलीहाइड्रोमनोस। बताइए, किस कंडीशन में डिस्निया की कंडीशन पैदा होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पॉलीहाइड्रोमनोस। क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनोस, है ना। पॉलीहाइड्रोमनोस मीन्स एमनेटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा। एमनेटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वह आ गए डायफ्राम में, है ना। एमनेटिक फ्लूइड बढ़ेगा तो जो डायफ्राम है उसको ऊपर कंप्रेस करेगा, जिससे सांस लेने में पैदा दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंडीशन गर्भवती महिला में हाइपोग्लाइसेमिया पैदा करती है? बताइए, किस कंडीशन में महिला में हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है? ऑप्शन ए है वजन का बढ़ना, ऑप्शन बी है हाइपर एमेसिस ज़्यादा उल्टी का होना, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिनुरिया यूरिन में एल्ब्यूमिन का आना, या ऑप्शन डी है सभी।
बताइए किस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होगी, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपरमेसिस। क्या होगा? वॉमिटिंग का होना, है ना। और ज़्यादा वॉमिटिंग करेगी तो क्या होगा? वो खाना नहीं खा पाएगी और उसका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के दौरान कम ईस्ट्रोल लेवल किसके कारण होता है? बताइए। ईस्ट्रोल लेवल कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है ट्राइसोमी ऑफ 18, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या ऑप्शन डी है सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ईस्ट्रोल लेवल। आंसर ईस्ट्रोल लेवल किसके कारण कम होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी, इन सभी में क्या होता है? ईस्ट्रोल का लेवल कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, VDRL ब्लड टेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं। जो VDRL है वो टेस्ट किसके लिए करते हैं? किस डिसीज़ की एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी है HIV, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। बताइए VDRL टेस्ट कौन से डिसीज़ की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं? VDRL करते हैं इसके लिए सिफिलिस के लिए। आंसर होगा ऑप्शन बी, सिफिलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मैकेनिज्म क्या है? प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है ना, कोई डिसीज़ नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। वह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना, ऑप्शन बी है ब्लड लॉस ड्यूरिंग लेबर, ऑप्शन सी है डिक्रीज इथ्रोसाइट, RBC इथ्रोसाइट मतलब है ना, RBC का कम हो जाना, या फिर हेमोलाइसिस, RBC का टूट जाना। बताइए फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का मैकेनिज्म क्या है? प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, ब्लड का लॉस हो जाना, इरिथ्रोसाइट लेवल का कम हो जाना, या RBC का टूट जाना। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण क्या होता है? खून पतला हो जाता है, जिसके कारण उसकी एक है ना, खून पतला हुआ तो क्या होगा? 100 ml ब्लड में RBC कम हो जाएंगी। RBC कम होंगी तो क्या होगा? एनीमिया माना जाएगा उसको। तो वो कैसा है? फिजियोलॉजिकल है, कोई डिसीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फीटल डिफेक्ट को जानने के लिए AFP टेस्ट करते हैं। F मतलब अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं। बताइए अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए है फीटल डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया के लिए, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम के लिए, ऑप्शन डी है IUGR के लिए, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बताइए AFP अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किस लिए करते हैं? ये करते हैं डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए। अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए। ठीक